नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो ऑडिटर रिपोर्ट का है। ऑडिट थ्योरी में नेक्स्ट आपका टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम वेल रिसर्च और केयरफुली एनालाइज इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। ऑडिटर रिपोर्ट कंपनियों में एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑडिटर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट एनालाइज करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट के पास सबमिट करता है उसको ऑडिटर रिपोर्ट बोला जाता है। ऑडिटर रिपोर्ट के कुछ इसेंशियल पार्ट्स हैं। जब कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा तो क्या क्या चीजें उसमें कंप्लीट होनी चाहिए? सबसे पहले तो ऑडिट रिपोर्ट जो है सिंपलिसिटी होनी चाहिए, मीन्स एक सिंपल फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि जो सामने वाला बंदा पढ़ने बैठे तो उसको भी पता लग जाए कि ऑडिटर ने इसमें क्या क्या चीजें साफ में वेरिफिकेशन की है। दूसरा, क्लैरिटी। आपकी जो रिपोर्ट्स होगी वो बिल्कुल क्लियरिटी में मीन्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने चीजें वेरिफिकेशन की है, जब वाउचिंग की है, जब कोई फ्रॉड आपने पकड़ी है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए भी कहाँ पर कौन सी चीज फाइंड की गई है। उसके बाद ब्रेविटी। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल एक कंसाइज नेचर में होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि इसमें मिनिमम लेंथ जो रिपोर्ट की होनी चाहिए उतनी चाहिए। ये नहीं कि रिपोर्ट आप बहुत ही बड़ी बना देंगे, 50-100 पेजों की बना देंगे, ऐसी रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम लेंथ हमें जब मेंटेनेबल लेंथ जो कितनी होनी चाहिए वो हम पहले प्रॉपर बना के चलेंगे। फर्मनेस। रिपोर्ट जब भी बनाई जाएगी वर्क के अकॉर्डिंग ही बनाई जाएगी। कंपनी का जो काम है उसमें जो काम हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रिपोर्ट बननी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी। रिपोर्ट के पीछे जो भी एविडेंस आपके हैं, जो वो आपको ऑब्जेक्टिव मिले हैं, क्यों आपने ये ऑडिट किया है, वो उसमें प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी। आपकी कंपनी की रिपोर्ट जो पहले भी बनी आ रही है और जो अब भी रिपोर्ट बनी आ रही है वो लगातार सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग उसमें हर बार कुछ नया करते चले जाएंगे। एक ही दिशा में कंपनी का काम जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी में रिपोर्ट्स होंगी। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब जो GAAP अकाउंटिंग का रूल है, ऑडिट जो भी पर्सन करेगा वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग रह के ही ऑडिट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते अकाउंट्स के रूल अपने हिसाब से अपने मनमर्जी करके कोई भी रूल लगा के आपने ऑडिट कर दिया। जो अकाउंट्स के एक्चुअल में रूल बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑडिटिंग होनी चाहिए। डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब कि कौन कौन से आपने फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन या फिर कौन से बेस जो है आपने कंप्लीटली बेस पे यूज की हैं और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको आपने बेसिस में यूज ही नहीं की है, आप उनको सारी चीजों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन में जरूर देंगे। ये किसी भी कंपनी में अगर गुड ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसके लिए जरूरी है। फिर है कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट आएंगे एज पर कंपनी एक्ट उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले ऑडिटर मस्ट कन्फर्म भी, सबसे पहले तो ऑडिटर ये कंफर्म करेगा उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, मींस किन किन डिपार्टमेंट में ऑडिट होने जा रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको पता होनी चाहिए। दूसरा, ऑडिट जो है अपनी एक्सप्रेशन पहले ही दे देगा, मींस उनको प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स कौन कौन सी चाहिए, कौन से बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, ये ऑडिटर पहले ही बोल देते हैं। क्योंकि जब ऑडिट होने जाता है तो पहले बोल देंगे ऑडिटर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी बुक्स आप रेडी करो, इनका आपका वाउचिंग या फिर इनका वेरिफिकेशन होने जा रहा है। अगर अकाउंट्स जो है ब्रांच ऑफिस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो ऑडिटर ये भी जरूरी है कि ऑडिटर पहले ही क्लियर कर देगा कौन कौन सी ब्रांच का ऑडिट पहले होगा और कौन सी ब्रांच का ऑडिट बाद में होगा। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है ना, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, लेकिन मेन अकाउंट जो है किसी एक ब्रांच में ही हो रहा था तो ऑडिट सारी ब्रांचों करने के बाद फिर मेन ब्रांच का ऑडिट होता है। ऑडिटर हमेशा ये ध्यान रखेगा कि जो ब्रांच आप ऑडिट करने जा रहे हो वो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि आप दोबारा से बैलेंस शीट बनाने बैठ जाओगे। जो बैलेंस शीट बनी हुई है उनकी वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। ऑडिट की रिपोर्ट में ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हुए हैं, मींस जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो फॉलो किए गए हैं। ऑडिटर की रिपोर्ट्स में जो भी ऑब्जर्वेशंस, जो भी कमेंट्स बनते हैं या कोई कंपनी के ऊपर एडवर्स जिसका इफेक्ट पड़ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ऑडिट की रिपोर्ट में अगर किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालिफाइड किया गया है तो वो अंडर सेक्शन होना चाहिए कि डायरेक्टर ने कोई कमियां दिखाई हैं या डायरेक्टर कोई जानबूझ के गलत रिपोर्ट बना के बैठा हुआ है। अगर कोई डायरेक्टर भी गलत करके बैठा हुआ है, विंडो ड्रेसिंग करके बैठा हुआ है, तो ऑडिट की रिपोर्ट में वो भी चीज भी क्लियर होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन ऑडिटर की चाहिए ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय वो भी प्रॉपर फिल होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अनक्वालिफाइड ऑडिटर को आप बोलेंगे ऑडिट रिपोर्ट हमारी बना दो। ऑडिट रिपोर्ट शुड हमेशा एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनते हैं कंपनी के वो सारे फॉलो करके ही ऑडिटर उस रिपोर्ट्स को बनाएगा। ऑडिटर हमेशा अपनी ओपिनियन भी इस रिपोर्ट्स में जरूर देगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं तो जो आपके एरर आ रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, जो फ्रॉड बार बार निकलते हैं उसको इस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। वो सारी चीजें ओपिनियन भी ऑडिटर की रिपोर्ट में होनी चाहिए। ये किसी भी ऑडिटर की रिपोर्ट्स के कंटेंट हैं। फिर है बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बनाने जाएंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? सबसे पहले तो आएगा टाइटल।
टाइटल का मतलब होगा कि ऑडिट जो रिपोर्ट बनाई जा रही है किस कंपनी की है, उसका टाइटल मेन दिया जाएगा। उसके बाद एड्रेसी, जिस कंपनी के लिए बनाया गया है वो रिपोर्ट्स वो लिखा जाएगा। फिर आएगा ओपनिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, कंपनी में जो ऑडिटर होगा एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ देगा कि मेरा नाम ये है, मैंने ये रिपोर्ट इस तरह से कंपनी के लिए फेवर में बनाई है। उसके बाद फोर्थ में आएगा स्कोप पैराग्राफ, जो ऑडिट आपने किया है उसमें क्या क्या चीजें आपने वेरिफिकेशन की हैं वो सारी चीजें आप उसमें डिफाइन करेंगे। 5 आपकी ओपिनियन पैराग्राफ, 5 ओपिनियन होंगे कि आपको ऐसा लगता है कि जो फ्रॉड फाइंड हुए हैं फर्दर ऐसे ना हो, तो उस बेस पे अपनी ओपिनियन आप दे सकते हैं कि आपको फर्दर एंट्रीज इस तरीके से सेटअप करनी है, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। लास्ट में आएगा डेट ऑफ रिपोर्ट, 6वां पॉइंट होगा किस तारीख को आपने रिपोर्ट बनाई है। 7 होगा प्लेस ऑफ सिग्नेचर, जहाँ पे ऑडिटर अपने साइन करेगा। और लास्ट में ऑडिट सिग्नेचर के भी होंगे। ऑडिट सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर होता है आपकी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजमेंट के लिए। 8वां जो है ऑडिटर के सिग्नेचर है, जहाँ पे अपने सिग्नेचर करके वो रिपोर्ट बना के कंपनी को सबमिट कर देगी। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑडिट का रिपोर्ट्स जो है कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आपके पास है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी बिल्कुल क्लीन है, उनको ऐसा लगता है जो कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बनी हुई है बिल्कुल सही थी, उसको वेरिफिकेशन करने का कंपनी में सबमिशन कर दिया जाता है। एक होती है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट वो होती है जिसमें हमें ऐसा लगता है कुछ नेगेटिविटीज आपके अकाउंट में नजर आ रही थी, लेकिन उनको नेगेटिविटीज को दूर करके आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन में रिपोर्ट को सबमिट किया, इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। एक आती है एडवर्स रिपोर्ट, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ और थी, उसमें विंडो ड्रेसिंग बहुत ज्यादा थी और ऑडिटर ने उसको वेरीफाइड करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स कुछ और सबमिट की है, तो इसको एडवर्स रिपोर्ट बोलते हैं। मीन्स कंपनी बोल दे कि हमारे बैलेंस शीट प्रॉफिट इतना है, लेकिन ऑडिटर दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना ही, इससे ज्यादा है, तो आप उसको एडवर्स रिपोर्ट बोलेंगे। एक आती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब ऑडिटर जो है अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, अपनी रिपोर्ट्स में बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाता कि मुझे कुछ फाइंड ही नहीं हुआ है, ना ही मुझे कोई ऐसे सबूत मिले हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट को बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आपके पास कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते हो क्लियर करने के लिए। एक आती है पीसमेल रिपोर्ट। पीसमेल रिपोर्ट्स होती है जब आप सिंगल रिपोर्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट की बना के सबमिट करते हो। आपको बोला जाए 5 डिपार्टमेंट में कंपनी का ऑडिट करना है, तो 5 की अलग अलग रिपोर्ट बनेंगी, इसको पीसमेल रिपोर्ट बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट सर्टिफिकेट में सबसे पहले आ रहा है सर्टिफिकेट फॉर टैक्स कंपटीशन। मैंने जैसे बोला कि अलग अलग डिपार्टमेंट के सर्टिफिकेट बनेंगे। टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कंपनी ने बोल दिया कि ऑडिट करो, उसका प्रॉपर कंपनी में ऑडिटर जो है एक सर्टिफिकेट बना देगा, किस किस जगह पे कौन सा इनपुट था, कौन सा आउटपुट था, कितना टैक्स आपने भर दिया, कितना आपका कंपनी के पास, सब गवर्नमेंट के पास आईटीसी अवेलेबल है, उसका रिपोर्ट्स बन जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जब कोई कंपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है तो उसका प्रॉपर अलग से रिपोर्ट बनेगा। इम्पोर्ट में कितनी ड्यूटी लगी, एक्सपोर्ट में कितनी लगी, आपके पास कितना बेनिफिट है या कितना गवर्नमेंट के पास जमा आपने करना है। थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जब हमारी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उसके हिसाब से अगर उन्होंने बोला कि कौन कौन सी बुक्स आपने वेरीफाइड करनी है, वो एज ए सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट चेक करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन करवा के रिपोर्ट्स आपको सबमिट कर देंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट जो रिपोर्ट हम कंपनी में बनाते हैं उसके हमें इंपॉर्टेंस क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहले लिखा उन्होंने आउटकम ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस। हम जो ऑडिट करने से जो चीज फाइंड करना चाहते थे वो हमें फाइंड हो जाता है। कई बार क्योंकि शेयर होल्डर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि कंपनी ने जो ऑडिट किया है बिल्कुल सही किया है, जब बुक्स ऑफ कंपनी बिल्कुल सही बनाई है, शेयर होल्डर का सेटिस्फेक्शन आता है कि ऑडिटर की रिपोर्ट से, तो वहां से ही आएगा। ऑडिटर ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिटर की जो ओपिनियन चाहते हैं, कई बार हम कुछ चीजें खुद नेग्लिजेंस में छोड़ के चले जाते हैं, ऑडिटर हमें उनमें फाइंड करके दे देंगे कि ये फायदा आपका अकाउंट्स में हो सकता है, ये एंट्रीज भी आप इसमें पुट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ ऑडिटर वर्क, हमारे काम के ऊपर गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन हो, रिफ्लेक्शन हो कि एक्चुअल में ऑडिट ने पास किया हुआ है। एक ऑडिटर जो है कंपनी जो सीए जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उन्होंने पास की है, तभी गवर्नमेंट उसको रिपोर्ट्स को क्वालिफाइड रिपोर्ट मानती है। अगर आप बिना ऑडिट करवाए अपनी रिपोर्ट सबमिट करके इनकम टैक्स जमा करवा देंगे तो आपके ऊपर केस लगना 100% लाजमी है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि क्वालिफाइड सीए जो है ऑडिट करेंगे तभी रिपोर्ट्स जो है सबमिट होती हैं। मेजर्स ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपने चेक करना हो तो ऑडिट रिपोर्ट से ही पता लगेगा, क्योंकि ऑडिटर को जो जो काम अपने करने के लिए किस चीज के पैसे दिए हैं वो उसकी रिपोर्ट से ही पता चलेगा चलो उसने फाइंड किया है या फिर नहीं किया। सर्विंग एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस, अगर हमारी कंपनी में किसी प्रकार का कोई फ्रॉड हुआ है या कोई एरर निकले हैं उसके एविडेंस हमें ऑडिटर रिपोर्ट से ही मिल सकते हैं। उसके बाद यूज इन इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हो तो ऑडिटर रिपोर्ट वहां पे काम आएगी। फैसिलिटिंग बोरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, बाहर किसी कंपनी लोगों से, बैंकों से या इन्वेस्टर से पैसा लगवाना है तो वहां पे ऑडिटर की रिपोर्ट ही काम आती है। सपोर्टिंग इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस के क्लेम लेने तो ऑडिट की रिपोर्ट ही काम आपके आएगी, क्योंकि सीए वेरीफाइड करके देगा कि एक्चुअल में इस कंपनी का इतना लॉस हुआ है, तब भी कोई आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी।
सेल टैक्स पेमेंट्स, अगर आपने कोई जीएसटी, वैट, सीजी, उसके बाद कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऐसे भरी है, अगर केस लगा है तो सीए वेरिफिकेशन करवा सकता है। आप खुद जाके डॉक्यूमेंट देके अपना केस खत्म नहीं करवा सकते। बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग, मान लीजिए आपने बैंक का कोई पैसा वगैरह देना है तो उस टाइम पे सीए रिपोर्ट्स ही आपके काम आती हैं। सीए अगर ने उसमें क्लियर किया हुआ कि ये कंपनी के पास पैसा कुछ है नहीं तो बैंक भी रिकवर नहीं कुछ कर पाती हैं। अगर सीए प्रॉपर रिपोर्ट्स बना के देगा तभी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। एडवाइजरी रोल टू मैनेजमेंट, सीए की रिपोर्ट्स होगी, आपके ऑडिटर की जो रिपोर्ट्स होंगी वो कंपनी को एक एडवाइस की तरह भी काम करती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट उससे हेल्प ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, फ्यूचर के रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है। आपके पास एक परफॉर्मा दिया गया उन्होंने 7.9 में, स्पेसिमेन ऑफ दी ऑडिट रिपोर्ट। किसी भी कंपनी में एक ऑडिट रिपोर्ट बनेगी वो इस तरीके से बनती हैं। 2 रिपोर्ट्स उन्होंने बना के दिखाई हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल बेस नहीं होता कि इस तरीके से बनानी है। वो पॉइंट्स जो हमने पीछे 6-7 पढ़े हैं वो सारे पॉइंट्स ही इन्होंने इसमें कवर किए हुए हैं। आप इसको रीड करेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई पॉइंट ऐसा हो इस टॉपिक में जो ना पता लगा तो उसके बारे में बच्चे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें ऑडिटिंग थ्योरी में इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल एक ऐसी प्रोसेस है जब किसी कंपनी में जो काम चल रहा है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करवा रही है तो उस प्रोसेस को इंटरनल कंट्रोल ही बोले जाते हैं। हम जो काम अपने तरीके से करवाने के लिए बोल रहे थे सभी इम्प्लॉइज उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो भी कर रहे हैं, रिपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से बन रही हैं, सारे अकाउंट्स के काम भी बिल्कुल सही तरीके से होते चले जा रहे हैं, इस प्रोसेस को इंटरनल कंट्रोल ही बोला जाता है। इंटरनल कंट्रोल encompasses of the method procedure implemented to oversee the production, distributions, overall system of an enterprise। पूरी कंपनी का जो ओवरऑल सिस्टम होता है जिसमें मैनेजमेंट भी आ गया, फाइनेंशियल कंट्रोल भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया, मार्केटिंग भी आ गया, पैकिंग भी आ गया, सारे काम जो रूल्स एंड रेगुलेशन से हो रहे थे इस प्रोसेस को इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस ही बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स डिफाइंस द इंटरनल कंट्रोल प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड मेजर्स एम टू दी प्रोटेक्टिंग एसेट्स। कंपनी की जो एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्लान हम लोग सेटअप करते हैं और उन प्लान्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट भी करते हैं, उनके ऊपर हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, इस प्रोसेस को भी इंटरनल कंट्रोल ही बोला जाता है। इंटरनल कंट्रोल के लिए कहता है बेसिक एलिमेंट क्या है, कंपनी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब इंटरनल कंट्रोल हो सकता है। सबसे पहले फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्लान, कंपनी में पैसे के प्रति और कंपनी चलाने के प्रति प्लानिंग होनी चाहिए तो आप इंटरनल कंट्रोल लेके आ सकते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सनल मीन्स कंपनी की मैनेजमेंट भी जो है वो भी कॉम्पिटेंशियल वाले होनी चाहिए, मीन्स उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिस एरिया में उनको आपने रखा है। किसी और फील्ड के पर्सन को किसी और फील्ड में लगाओगे तो इंटरनल कंट्रोल कभी नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, अंधाधुंध फायरिंग होने वाली है। जैसे कि अंधे को बंदूक दे देंगे चलाने के लिए तो बंदा क्या कर सकता है, फौजियों को, अपने फौजियों को भी मार सकता है ना। डिवीजन ऑफ वर्क, काम की भी डिविजन होनी चाहिए, स्किल्स के अकॉर्डिंग बंदों को काम मिले होने चाहिए, जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है वही काम बंदे को दिया जाना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम रिकॉर्ड कीपिंग, किन किन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड कीपिंग की जिम्मेवारी है वो भी सब बंदों को नहीं होनी चाहिए, कुछ बंदों के ऊपर ही जिम्मेवारी होनी चाहिए कि रिपोर्ट कौन बंदे बनाएंगे और रिकॉर्ड किस तरीके से हमें संभाल के रखना है। सेपरेशन ऑफ एसेट कस्टडी फ्रॉम अकाउंटिंग, कौन सी एसेट्स हैं जिनकी स्पेशल बेस पे आपको कस्टडी करनी है, क्योंकि कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं, कंपनी का अपना लगाया हुआ पैसा प्लस कंपनी की जो एसेट्स हैं, कुछ लोग जानबूझ के तोड़फोड़ उसमें बहुत ज्यादा करते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होनी चाहिए। अगर एसेट्स को प्रॉपर यूज करोगे तो कंपनी प्रॉफिट में आगे ज्यादा जा सकती है। अथोराइजेशन, जो भी कंपनी में काम है वो अथॉरिटी बेस पर होनी चाहिए, अथॉरिटी सबके पास नहीं होनी चाहिए, कुछ ही नॉर्मल पर्सन के पास होनी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए, जो भी काम कंप्लीट होंगे वो अथोराइजेशन बेस पे होनी चाहिए, मीन्स कुछ भी नया करना है तो अथॉरिटी लेने के बाद ही वो काम कंप्लीट होना चाहिए। मैनेजल सुपरविजन एंड रिव्यू, कंपनी में सारे काम की मैनेजमेंट की सुपरविजन होनी चाहिए, मीन्स मैनेजमेंट सभी काम में सुपरवाइजर जरूर रखे और उनके रिव्यू भी लेने के बाद ही आके काम अपनी कंपनी में कंप्लीट होने चाहिए। इंटरनल कंट्रोल कहता है कंपनी में कितने प्रकार से हो सकता है, इन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन की हुई है। सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल में उन्होंने लिखा है कि कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पूरी की पूरी कंपनी में अगर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, मीन्स हर एक बंदे की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने सेटअप की हुई है, इंडिविजुअल बंदे को अपनी अपनी ड्यूटीज पता है, तो कंपनी में सब लोग इन्वॉल्वमेंट में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने सब लोगों को ड्यूटी सेग्रीगेट नहीं की हुई, सब लोग ऐसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़े हुए हैं तो काम कंप्लीट नहीं होगा, फिर तो तोड़फोड़ ज्यादा होगी। दूसरा, आप फिजिकल कंट्रोल भी इस पे ऊपर कर सकते हैं। फिजिकल कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि जो कंपनी की एसेट्स हैं उनके ऊपर आप प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, किस किस बंदे के पास वो जिम्मेवारी गई है वो उन एसेट को संभाल के रखने के लिए। थर्ड आपके पास आएगा सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी, ये पॉइंट इसमें क्लियर हो ही चुका है।
अथोराइजेशन एंड अप्रूवल, अगर कंपनी में प्रॉपर अथोराइजेशन होगी, कौन कौन बंदे ऐसे मैनेजमेंट में हैं जिनके पास अथॉरिटी है वो काम को अप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर इसमें सेटअप होना चाहिए। उसके बाद अरिथमेटिकल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल, पूरे काम का अकाउंटिंग कंट्रोल होना चाहिए, मीन्स सभी चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी काम, जितनी प्रोडक्शन हो रही है, जितनी वेस्टेज हो रही है, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बननी चाहिए और मैनेजमेंट के पास ये सबमिट होनी चाहिए। पर्सनल कंट्रोल, कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर सभी इंडिविजुअल्स की मैनेजमेंट कर सके, उनकी वेजेस वैल्यू वगैरह, अगर रिक्रूटमेंट करनी है या फिर स्टाफिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, वो मैनेजमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट से हो सके। उसके बाद मैनेजमेंट का कंट्रोल भी इसमें होना चाहिए। मैनेजमेंट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट में मैनेजर्स अवेलेबल होने चाहिए, सुपरवाइजर अवेलेबल होने चाहिए, टीम लीडर होने चाहिए, ताकि सब लोग जो है ग्रुपिंग में काम कर सकें और एक दूसरे को रिपोर्ट भी करना उनके लिए सिंपल। कंपनी में अगर इंटरनल कंट्रोल रखेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एक तो प्रॉपर अथोराइजेशन हो जाएगी, हम लोग अथॉरिटी बेस पे प्रॉपर काम करवा सकते हैं, कुछ ही बंदे होंगे जो काम को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होंगे उनका प्रॉपर टाइमली रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। अगर आपने अथॉरिटी नहीं दी हुई तो रिकॉर्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि बंदे काम ही नहीं करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एसेट्स, हमारे पास वो भी चीजें पॉइंट क्लियर होंगे कौन कौन सी एसेट्स हैं जिनको प्रॉपर हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक्शन अगेंस्ट डेविएशंस, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ बंदे जानबूझ कर नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शंस भी आप ले सकते हैं। ये सारा काम करने के बाद हम लोग असेस लगा सकते हैं कंपनी में इंटरनल कंट्रोल लगाने का कोई ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो है यही चीज है कि हम कंपनी के बेनिफिट में काम कर सकते हैं। जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं ये आपके एडवांटेज में भी काम आ जाएंगे। एडवांटेज में इन्होंने लिखा कि डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम लोग कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, अपने सिस्टम को ईयर वाइज अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कंपेरिजन में भी ले जा सकते हैं। टाइम सेविंग, रिपोर्ट्स टाइम पे बनेंगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी टाइम पे आपकी बन जाएंगी। रिड्यूस रिस्क ऑफ ओमिशन, कुछ लोग जो गलती करने के बाद गलतियों को छुपा देते हैं, वो गलती करने का टाइम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप हुई होगी, जहां पर गलती होगी एक दिन से बंदा पकड़ा जाएगा, मीन्स वो बंदा इस चीज को छुपा ही नहीं सकता, ओमिशन नहीं कर सकता। ट्रेनिंग प्रोविजंस, किन किन लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, इंटरनल अगर कंट्रोल है तो हम लोग पता लग जाए कौन से बंदे ऐसे हैं जो कंपनी में थोड़ा कम काम करते हैं, तो उनको हम लोग ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद इन्होंने डिसएडवांटेज भी लिखे हैं इस चीज के लिए। डिसएडवांटेज इंटरनल कंट्रोल का लिखा सबसे पहले पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर, कुछ लोग जब से कंपनी में काम कर रहे हैं उनको बर्डन भी लगता है कि कंपनी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए, तो जानबूझ के कई एरर भी निकल के आ जाते हैं। कॉस्ट कंसिडरेशन, हमेशा कंपनी कॉस्ट जरूर बढ़ती है, अगर प्रॉपर कंपनी मैनेजमेंट में काम करेगी तो कॉस्ट बढ़ने ही वाली है। लिमिटेड कवरेज ऑफ अनयूजुअल एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज कई बार ऐसी भी होती हैं जो मैनेजमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग फिर भी हो ही जाती हैं, जैसे हम बोलें कि आइडल टाइम, ये कवर होता ही नहीं है। जिन लोगों ने कंपनी में नहाने जाना है वो जाएंगे ही जाएंगे, खाना पीने जाना है, पानी पीने जाना है, वो जाएंगे जाएंगे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर मान लो किसी का घर से फोन आ गया, कोई माँ का पापा कोई भी नहीं रोक सकता है ना, चाहे माँ जाए पापा जाए, वो बोलेंगे हमें फोन पे बात करनी ही करनी है। फिर उसके बाद कल्यूशन रिस्क का इन्होंने बोला कि कंपनी में कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो कैसे कुछ लोग मिलके, जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ग्रुप में कोई काम करने बैठ जाते हैं और जानबूझ के कंपनी में काम में नेग्लिजेंस दिखाते हैं, तो ये भी रिस्क कंपनी में जनरेट हो जाते हैं। कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, लेकिन इंप्लॉइज इकट्ठे हो गए, मानना ही नहीं चाहते वो रूल्स एंड रेगुलेशन को, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। पोटेंशियल फॉर अब्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बंदे जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑपोजिट भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बर्डन है ये चीजें, हम लोग ये चीज लागू नहीं होने देंगे। रिजिडिटी, ये जो कानून बंदे हैं ये सख्त होते हैं, कुछ लोग इन सख्त कानून के ऊपर काम करने जाते हैं, उनको ऐसा होता है कि जितना आराम से हमसे काम करवा लोगे तो हम लोग कर देंगे, अदरवाइज हम लोग काम ही नहीं करने वाले, तो ये भी इसके एक्टिविटी में पॉइंट में आ जाता है। फिर हमारे पास आता है कि इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल करने का इवेल्युएशन क्या हुआ, कहता है हम लोग क्या देख सकते हैं, ऑडिटर इसमें चेक करेगा कि कोई भी कंपनी में अगर ऑडिटर जो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल किया हुआ है, ऑडिटर को आपकी कंपनी में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, टाइम पर वो रिपोर्ट बना के आपके सिस्टम की वीकनेस आपको दिखा देगा और इन वीकनेस को दूर करने का काम भी आपको देगा। आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा इंटरनल कंट्रोल का कि ऑडिटर जो है टाइम पर अपना काम खत्म करके विदाउट किसी को तंग किए हुए, विदाउट कोई वेरिफिकेशन किए हुए अपना काम कंप्लीट कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल की कुछ चेकलिस्ट भी लिखी हुई है इन्होंने। इंटरनल कंट्रोल में अगर आप देखना चाहें तो क्या क्या चीजें आपको चेकलिस्ट करनी होंगी। एग्जाम्पल इन्होंने लिखी है, हियर आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द सेल। कोई बंदा मान लो कंपनी में है, आप इंटरनल कंट्रोल सेल में देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे, आर सेल साइनिंग यूजिंग बुक्स ऑफ सीरियल नंबर ऑफ कैश स्लिप्स। ये इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम ही है। मान लो कहता है सेल के रिकॉर्डिंग आप चेक करना जा रहे हो, पहले तो सेल की स्लिप्स देंगे, वो सारा कुछ जो है डेट वाइज है, नंबर ऑफ सीरीज एक जैसी चल रही है, कौन कौन से डिपार्टमेंट, जैसे मान लो 5 बंदे कंपनी में सेल में है, उनका सेल आपने मिक्स करके तो नहीं रखा हुआ, ये एक चेकलिस्ट हो जाती है। आपके पास एक चेकलिस्ट का मेथड भी आपको पता चल जाएगा कि अलग अलग बंदे का अलग अलग रिकॉर्ड आपने कंपनी में रखना होता है।
चेकलिस्ट एक तरह कंपनी में ऑडिटर के रिमाइंडर के लिए ही होती हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन कौन से अकाउंट्स कंपनी में बनाए गए हैं, उनको किस तरीके से आपने चेक करना है। चेकलिस्ट आपके लिए भी होगा, आपको मान लो पता है कि कोई काम करना है, कहीं पर जाना ही है, तो आप चेकलिस्ट पहले से ही बना लेंगे। किसी की शादी में ही जाना है, आपकी चेकलिस्ट पहले से रेडी होगी। सुबह इतने बजे उठना है भाई, इतने बजे नहा लेना है, इतने बजे बाल बूल बना लेने हैं और तैयार होकर बस इतने बजे कपड़े पहन बहन भाग लेना ताकि वहाँ पे गोलगप्पे खत्म हो जाए। तो ये भी एक चेकलिस्ट की तरह ही काम चलता है। कंपनियों में भी ये चीजें एज ए चेकलिस्ट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में होती ही है कि आपको डेली बेस पे कौन कौन से काम कंप्लीट करने हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, जब भी किसी कंपनी में कहता है इंटरनल कंट्रोल करना है तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए क्वेश्चनर की। मीन्स आपके पास कौन कौन से ऐसे काम है जिनको डेली बेस से कंप्लीट करना है, तब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चल सकता है। अगर आपके पास क्वेश्चन जिस प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सोल्यूशन क्या करेंगे, फिर तो स्मूथली काम चलता ही चला जाता है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर कभी भी कंपनी में रखी जाएगी, इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वेल डिजाइंड फॉर्मेट होता है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हमें पता होता है कि जिसके आंसर हमें यस, नो, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल में हमें मिल सकते हैं। वाइल स्टैंडर्ड प्री प्रिंटेड फॉर्म्स आर कॉमनली यूज फॉर इंटरनल कंट्रोल, हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो प्री प्रिंटेड होते हैं, सब लोगों को उनके ऊपर काम करना है। जैसे हम बोले कंपनी में एंटर करना तो उन्होंने सेफ्टी रूल सबके लिए होता है, 5S का रूल्स, जो बंदे उसको फॉलो करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज वो कंपनी पहले ही उनको बाहर कर देते हैं। रेगुलर रिव्यू और अपडेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स, जो कंपनी में क्वेश्चनर बनाई जाती हैं उनका रेगुलर रिव्यू भी होता है। आज बंदों को रूल बता दिए कि कल वो बंदे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हफ्ते बाद 10 दिन बाद उनको चेक किया जाता है। स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, जो कंपनी का स्टाफ होता है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि हमने जो क्वेश्चनर बनाई गई थी उसके ऊपर डेली वर्क में काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नो आंसर्स ऑन द क्वेश्चनर शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट इवैल्यूएशन स्टेज, अगर कुछ बंदों के आंसर्स के ऊपर नो आ रहा है कि इन बंदों ने एप्लीकेशन नहीं अडॉप्ट की है या बंदे फॉलो नहीं कर रहे थे इन क्वेश्चनर को, तो उनके ऊपर प्रॉपर कंपनी जो है इवैल्यूएशन स्टेज सेटअप करती है या फिर उनको छोड़ भी सकती है या फिर उनकी जगह पे कुछ नए बंदों को रख भी सकती है। टिपिकल क्वेश्चन टू बी फाउंड इन एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन कहता फाउंड हो जाते हैं। सबसे पहले इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक एंड वर्क इन प्रोग्रेस, कंपनी ने क्वेश्चन बनाया है स्टॉक के रिकॉर्डिंग, आर स्टॉक केप्ट इन प्रॉपर स्टोरेज अकोमोडेशन विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट, क्या कंपनी ने वो स्टॉक जो हमारी कंपनी में है उनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जो प्रिकॉशंस हमें चाहिए थे, उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस रखी हैं, कौन कौन बंदे उसके लिए यस नो करने वाले ये भी हैं। उसके बाद इज देयर एडिक्वेट सिस्टम ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योर दे आर, हमारे पास जो गुड्स आ रही हैं क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर एडिक्वेट सिस्टम है जिसके ऊपर हम गुड्स को संभाल के रख रहे हैं। फिर ऑल द स्टॉक्स इशूड फ्रॉम द स्टोर मेड ओनली अगेंस्ट प्रॉपर ऑथराइज्ड रिक्वेस्टेशन, क्योंकि स्टोर में जो डिपार्टमेंट में सामान जो इशू होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा वो प्रॉपर ऑथराइजेशन से ही जाता है। अगर सुपरवाइजर के साइन होके आए हैं तभी सामान इशू हुए, ऐसा तो नहीं है कि आपने सामान बिना अथॉरिटी के ही किसी को भी इशू कर दिया। कौन कौन से बंदे जो कंपनी में ऑथराइज हैं ये भी सबको पहले ही नॉलेज होनी चाहिए, ये चेकलिस्ट में आता है हमारे पास। उसके बाद कंपनी में स्टोर डिपार्टमेंट में बिन कार्ड अवेलेबल हैं ताकि रिकॉर्ड किस तरीके से बना रहे हैं। कंपनी में रिकॉर्ड जब भी होता है ना, क्योंकि जब भी सामान इशू करवाना है स्टोर डिपार्टमेंट से एक कार्ड बने होते हैं, वो सुपरवाइजर के पास ही मिलेंगे। सुपरवाइजर उसके ऊपर साइन करके बता के देगा कि आप यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट में दे दो, आपको ये सामान वहां से इशू हो जाएगा। अगर कंपनी में जो भी रिकॉर्ड्स बन रहे हैं वो पर्सन इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं है ना, अकेला बंदा ही अपना जिम्मेवारी से काम कंप्लीट कर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है एक बंदा काम खत्म करेगा तब दूसरा चेक करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जो भी फिजिकल स्टॉक ओपिनियंस हैं वो कंपनी में सेम हमेशा हमारे पास काउंटेड रिकॉर्ड में है। अगर स्टॉक को काउंट करना पड़े तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कंपनी में सामान ऐसे फेंका नहीं होता, अभी जाके फिर ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे सामान अलग अलग होगा, उसको क्वालिफाइड भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जो भी मटेरियल हमारे पास है अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी मिल रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सकती है कि नहीं हो सकती। हम बोलें कि बुक्स में दिखा रहा है कि 500 पीस हैं, एक्चुअल में 400 है, तो 100 पीस की कहाँ से वैल्यूएशन होगी, उसका रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है। प्रॉपर अरेंजमेंट इन रिटर्न डाउन स्टॉक्स, जो चीजों की मान जो स्टॉक को हम रिटर्न डाउन भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कंपनियों में जो स्टॉक होगा वो अलग अलग प्रकार का होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि ये प्रोडक्शन के लिए ये पैकिंग के लिए, ऐसा नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग सामान होगा, उनको भी आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जैसे हम बोले कि कोई स्लो मूविंग है, कोई फास्ट मूविंग है, कोई नॉन मूविंग है, वो आइटम्स आपकी अलग अलग पड़ी होंगी। उसके बाद कंपनी में जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी मैटर करता है, क्योंकि कंपनी में जो भी बैलेंस शीट बनती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बनती है। कॉस्ट अकाउंटेंट वाला बोल रहा है कि अभी तो हमें बहुत टाइम लगेगा रिपोर्ट बनाने में, ये पॉसिबल नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल मैच होकर चलना चाहिए। अगर हम फिक्स एसेट के अकॉर्डिंग का कुछ क्वेश्चन देखें
फिक्स एसेट के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। कंपनी में जो फिक्स एसेट है उनको प्रॉपर मटेरियल एसेट्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें बनाई गई, कोई ऐसी तो नहीं है कुछ एसेट ऐसी भी रखी हुई जिनका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, वो चीज़ें कंपनी में कभी नहीं होनी चाहिए। कौन सा बंदा जो अथॉरिटी में है जो कैपिटल एक्सपेंसिव कर सकता है, कोई एसेट मान लो कंपनी की बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इनकी रेनोवेशन करवानी है, तो ऐसा तो नहीं कोई एम्प्लॉय आके साइन कर देगा भी रेनोवेशन करवा लो। अथोराइज पर्सन ने साइन की है तभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, तभी वो रेनोवेशन हुई है या नहीं हुई, ये चीज़ चेक की जाएंगी। उसके बाद कौन से बंदे जिम्मेवार हैं जो कैपिटल एसेट्स को सेल भी कर सकते हैं या फिर वेस्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं एम्प्लॉय ने बोल दिया कि इसको फेंक दो ये काम की नहीं है, उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप लोग इस चीज़ को सेटअप कर सकते हो। उसके बाद एसेट्स के ऊपर जो प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी वो एज ए टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। आपने डेप्रिसिएशन महीने महीने की तो नहीं लगा दी कहीं उठा के, पूरे साल भर लगी हुई है, प्लस जो रेट बनता था वही रेट लगाए गए हैं। डेप्रिसिएशन को कहीं आप लोग कोई मशीन ऑब्सोलेंस में चली गई, पता लगा मशीन खत्म भी हो चुकी है, फिर भी आप डेप्रिसिएशन लगाए चले जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन तो नहीं है। डेप्रिसिएशन उस वहीं लगनी चाहिए जब आपके पास एसेट्स अवेलेबल हैं। तो बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एसेट्स प्रॉपर तरीके से दिखाई गई, नहीं दिखाई गई, ये भी क्वेश्चन जो है इंटरनल कंट्रोल में चेक किए जाते हैं। ये टॉपिक भी आपका इंटरनल कंट्रोल वाला हुआ खत्म। कोई पॉइंट आपका ऐसा है पूछना तो देखिए भाई।